हेलो एंड वेलकम, दिस इज फैजान खान और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल जिसका नाम है द डार्क मिरर। अपनी स्क्रीन पर दिख रही इन तस्वीरों को जरा ध्यान से देखिए। इन तस्वीरों में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा दिखाई दे रहे हैं, हाथ में बंदूक निशाना साधे हुए गोली चलाने की मुद्रा में। वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है कि गोली निकल रही है और सामने दो लोग निशाने पर हैं। यह कोई प्रतीकात्मक या काल्पनिक दृश्य नहीं लगता है, बल्कि एक स्पष्ट संदेश देता है जो विजुअल है। और ये विजुअल असम बीजेपी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से शेयर किया गया है। इन तस्वीरों और वीडियो के साथ जो संदेश दिया गया है वो सिर्फ एक राजनीतिक बयान नहीं है, बल्कि सीधे सीधे देश की संवैधानिक व्यवस्था को चुनौती देने जैसा है। सवाल उठता है कि जब एक मुख्यमंत्री इस तरह के विजुअल के जरिए खुले आम हिंसा के भाव को महिमा मंडल करता है तो क्या यह कानून के दायरे में आता है या नहीं आता है, और अगर नहीं आता है तो फिर संविधान, न्यायपालिका और सुप्रीम कोर्ट की भूमिका क्या रह जाती है। इस पूरे मामले में सबसे गंभीर पहलू यह है कि इस तरह की सामग्री को एक सत्ताधारी दल के आधिकारिक प्लेटफॉर्म से साझा किया गया है। यानी ये किसी समर्थक या ट्रोल अकाउंट की हरकत नहीं है, बल्कि एक सोची समझी राजनीतिक अभिव्यक्ति है। इस वीडियो के जरिए यह संकेत देने की कोशिश की गई है कि कुछ समुदायों के खिलाफ यानी किसी तरह की दया नहीं दिखाई जानी चाहिए। यह संदेश किन लोगों के लिए है, इसे समझने के लिए ज्यादा व्याख्या की जरूरत नहीं पड़ती है। इसी मुद्दे पर अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या देश की न्यायपालिका, खासकर सुप्रीम कोर्ट, इस चुनौती को गंभीरता से लेगी? क्या चीफ जस्टिस इस पूरे मामले पर संज्ञान लेंगे, या फिर यह मामला भी उन तमाम विवादों की तरह फाइलों में दबकर रह जाएगा? यह सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि हाल के दिनों में बार बार ऐसे उदाहरण सामने आए हैं जहां सत्ता से जुड़े लोग खुले आम संविधान की सीमाओं को उल्लंघते हुए नजर आते हैं और कृत्य करते दिखाई देते हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा के हालिया बयानों और हरकतों को अगर देखा जाए तो ये पहली बार नहीं है जब उन पर संविधान की अवहेलना करने के आरोप लगे हैं। उन्होंने संवैधानिक मंच से यह तक कह दिया है कि जिसे कानूनी रास्ता अपनाना है वो अपना ले, वो जो कह रहे हैं, जो कर रहे हैं वही करते रहेंगे। इस बयान के बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा है। पुलिस में शिकायतें भी दर्ज हुई हैं, लेकिन कार्यवाही के नाम पर अब तक कुछ ठोस सामने नहीं आया है। और यहीं से एक बड़ा सवाल यह पैदा होता है कि अगर शिकायतें दर्ज होने के बावजूद कोई भी प्रभावी कार्यवाही नहीं होती है तो इसका संदेश समाज में क्या जाता है? क्या इससे यह भरोसा मजबूत होता है कि कानून सबके लिए बराबर है, या फिर यह धारणा और गहरी हो जाती है कि सत्ता में बैठे लोगों के लिए नियम अलग हैं? इसी बीच हेमंत बिस्वा शर्मा का एक पुराना वीडियो भी वायरल हो रहा है जब वो कांग्रेस में हुआ करते थे। उस वीडियो में उनके बयान और आज बीजेपी में रहते हुए उनके बयानों को अगर सामने रखा जाए तो फर्क साफ दिखाई देता है। यह फर्क सिर्फ राजनीतिक विचारधारा का नहीं है, बल्कि सत्ता के साथ बदलते सुर और रुख का है। इसे देखकर यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि राजनीति में कुर्सी के लिए लोग कितनी दूर तक जा सकते हैं। इस पूरे घटनाक्रम में चर्चा सिर्फ एक वीडियो या एक बयान तक सीमित नहीं है। यह चर्चा देश की न्यायिक व्यवस्था, संविधान की गरिमा और लोकतंत्र की संस्थाओं की भूमिका पर भी आकर टिक जाती है। क्या ये संस्थाएं वाकई में उतनी ही मजबूत हैं जितना दावा किया जाता है, या फिर सत्ता के सामने वो भी असहाय नजर आती हैं? यही सवाल इस बहस के केंद्र में है और आगे इसी पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। अब आप जरा कल्पना करिए कि भाजपा के लोग अपने ही मुख्यमंत्री की तस्वीर को इस तरह से एडिट करते हैं कि वो मुसलमानों पर गोली चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं, उन्हें खत्म करते हुए दिखाया जा रहा है, और उसके साथ यह संदेश भी दिया गया है कि उनके साथ किसी तरह की दया दिखाने की जरूरत नहीं है। और यह सब कुछ किसी गली मोहल्ले के नफरती अकाउंट से नहीं, बल्कि बीजेपी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से शेयर की गई है। और इन सब हरकतों को देखने के बाद क्या अब भी किसी तरह का कोई संदेह बचता है कि ये किसी छोटे मोटे नफरती चिंटू की हरकत होगी? क्या ये समझना इतना मुश्किल है कि इस पूरी कार्यवाही की पूरी भाजपा और उसकी सरकार शामिल है? कुछ लोग ये तर्क दे रहे हैं कि विवाद बढ़ने के बाद कथित रूप से ये वीडियो डिलीट कर दिया गया, लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि वीडियो डिलीट किया गया है या नहीं किया गया है। असली सवाल यह है कि इतनी हिम्मत आई कहां से है? खुले आम भारत के संविधान को रोंदने की, सुप्रीम कोर्ट की छाती पर चढ़कर तांडव करने की हिम्मत,
इन लोगों के भीतर पैदा कैसे होती है? क्या इन्हें यह भरोसा है कि न्यायपालिका इनके दबाव में है? क्या इन्हें यह यकीन है कि ये संविधान को जितना चाहे कुचले, संविधान की मर्यादाओं को तार तार करें, फिर भी इनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होगी? क्या इन्हें यह विश्वास है कि देश की अदालतें और उनमें बैठे भाजपा और उसके लोगों के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते हैं? क्या इन्हें इस बात का एहसास है कि न्यायपालिका को नपुंसक बना दिया गया है कि चाहे ये लोग कोई भी हद पार कर दें, कोई उनका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा? अब जरा याद कीजिए कि कुछ दिन पहले ही एक वीडियो में हमने विस्तार से बताया था कि जब अदालतों में बैठे जज और नेताओं और मंत्रियों के आगे पीछे घूमते नजर आते हैं, उनके बुलावे पर डिनर ज्वाइन करते हैं, हलवा पूरी कार्यक्रमों में खाया जाता है, फोटो खिंचवाए जाते हैं, भाषणबाजी होती है, खासकर जब ये उच्च न्यायपालिका के जज करते हैं तो इसका संदेश नीचे तक जाता है, पूरी न्यायपालिका में एक गलत संदेश जाता है। अब आप जरा सोचिए कि भारत के चीफ जस्टिस आए दिन भाजपा के नेताओं के साथ घूमते फिरते, खाते पीते, फोटो खिंचवाते नजर आते हैं, उनकी पार्टियों में शामिल दिखाई देते हैं, मंच साझा करते हैं, तो क्या किसी निचली अदालत के जज की कभी इतनी हिम्मत होगी कि वो भाजपा या उसके किसी नेता के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर सके? स्वाभाविक है कि उसे यही लगेगा कि जिस पार्टी के नेताओं के साथ हमारी संस्था के मुखिया उठते बैठते हैं, उनके साथ डिनर करते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, अगर हमने उनके खिलाफ कोई आदेश दे दिया तो कहीं हमारी ही सजा न बन जाए, कहीं हमारा भविष्य ही खराब न कर दिया जाए। और ये डर यूं ही नहीं आया है, उदाहरण आपके सामने है। उत्तर प्रदेश में भाजपाई सत्ता के चहेते पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर का आदेश दिया गया तो जज का तुरंत ट्रांसफर कर दिया गया। विभांशु सुधीर मामले में प्रधानमंत्री मोदी के करीबी अडानी की कंपनी पर जुर्माना लगाया गया। मध्य प्रदेश में भाजपा मंत्री के खिलाफ कार्यवाही करने वाले हाई कोर्ट जज अतुल श्रीधरन की सीनियरिटी से खेल किया गया। कर्नल सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद जब एक्शन लिया गया तो नतीजा वही रहा। ऐसे तमाम उदाहरण हैं जहां भाजपा या उसके करीबी लोगों के खिलाफ न्यायपालिका ने अगर थोड़ी सी भी सख्त रुख अपनाया है तो सजा जजों को ही मिली है। ट्रांसफर, सीनियरिटी खराब करना, दूर दराज पोस्टिंग, और ये सब कुछ बाकी जजों को दिखाने के लिए किया गया है, ये संदेश देने के लिए किया गया है कि अगर भाजपाई सिस्टम के खिलाफ जाओगे तो तुम्हारा भविष्य चौपट कर दिया जाएगा। तो अब जरा सोचिए कि जब न्यायपालिका के मुखिया खुद भाजपाई नेताओं के साथ घूमते फिरते, टहलते, खाते पीते और फोटो खिंचवाते नजर आते हैं, तो क्या निचली अदालतों के जजों में इतनी हिम्मत होगी कि वो इनके खिलाफ कार्यवाही करें? ज्यादातर मामलों में जवाब होगा नहीं। इसलिए अब सवाल सीधे सीधे चीफ जस्टिस सूर्यकांत से होना चाहिए। आप आए दिन भाजपा के नेताओं के साथ नजर आते हैं, उसी पार्टी के नेता लगातार संविधान विरोधी बातें कर रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं, खुलेआम हिंसा का संदेश दे रहे हैं, तो क्या आप इस मामले में श्वेता संज्ञान लेकर कोई कार्यवाही करेंगे? असम की भाजपा ने जिस तरह का वीडियो जारी किया है वो सीधे सीधे देश में आग लगाने की कोशिश है और असम के मुख्यमंत्री इस पूरे मामले में सीधे तौर पर जिम्मेदार नजर आते हैं। हालांकि ये नफरत की डिग्री उन्हें बहुत पहले से हासिल नहीं थी, ये डिग्री उन्हें भाजपा में आने के बाद मिली है। पीएचडी वाली डिग्री कांग्रेस में रहते हुए यहीं से हेमंत बिस्वा शर्मा नरेंद्र मोदी के शासन को नफरत का शासन कहते थे। कहा करते थे कि गुजरात में मुसलमानों का खून पानी की पाइप के जरिए बहाया गया है। कहते थे कि हम हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट नहीं मांगते हैं। यानी जब कांग्रेस में थे तो भाईचारे की बातें करते थे। मोदी के गुजरात में उन्हें मुसलमानों का खून दिखाई देता था और आज खुद अपने असम में अल्पसंख्यकों का खून बहाने की कथित संदेश दे रहे हैं और अब वही तस्वीरें, वही बंदूक, वही नो मर्सी का संदेश दे रहे हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि देश की सबसे बड़ी अदालत इस सब पर बार बार खामोश क्यों रह जाती है? क्या ये खामोशी भी अब इस पूरे सिस्टम का हिस्सा बन चुकी है? यही सवाल आज सबसे ज्यादा परेशान करने वाला है। अभी कुछ ही दिन पहले असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक और बेहद चौंकाने वाला बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि मियां मुसलमानों को इतना परेशान करो कि वो असम छोड़कर चले जाएं। अगर कोई रिक्शा वाला 5 रुपए मांगता है तो उसे 4 रुपए दे दिए जाएं। रोजमर्रा की जिंदगी में इतनी छोटी छोटी परेशानियां पैदा कर दो कि उन्हें चैन से जीने मत दो और आखिरकार वो राज्य छोड़ने पर मजबूर हो जाएं। यहां साफ करना यह जरूरी है कि मियां शब्द आमतौर पर बंगाली मूल के मुसलमानों के लिए अपमानजनक और नफरत भरे लहजे में इस्तेमाल किया जाता है।
यानी ये कोई फिसलन भरा बयान नहीं था, बल्कि खुलेआम एक पूरे समुदाय को निशाना बनाकर उत्पीड़न का समर्थन था। और हेमंत बिस्व शर्मा यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने ये भी कह दिया कि जिसे इस बात से आपत्ति है वो कानूनी रास्ता अपना ले, कानून अपना काम करता रहेगा, हम अपना काम करते रहेंगे। इस बयान के बाद जमीयत उलमाए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की और कहा कि यह बयान समाज को बांटने वाला है और इसके खिलाफ सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। कुछ सिविल सोसाइटी ग्रुप ने भी पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन हम सब बखूबी ये बात जानते हैं कि भाजपाई सिस्टम में नफरत फैलाने वालों के खिलाफ कार्यवाही नहीं होती है, बल्कि अक्सर उन्हें शाबाशी मिलती है, संरक्षण मिलता है। ये कोई पहली बार नहीं है। असम के मुख्यमंत्री लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं जो सीधे सीधे संविधान का उल्लंघन करते हैं और कई पूर्व अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति से हस्तक्षेप की अपील भी की है, लेकिन कहीं से कोई ठोस प्रतिक्रिया दिखाई नहीं देती है। और एक ओपन लेटर में संवैधानिक आचरण को बढ़ावा देने के लिए एक समूह ने साफ कहा है कि हेमंत बिस्व शर्मा के भाषणों की भाषा चौंकाने वाली है और ये सब कुछ संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 15 का उल्लंघन करते हैं। और इतना ही नहीं, हेमंत बिस्व शर्मा ने यह दावा भी किया है कि राज्य में चल रहे विशेष पुनरीक्षण के दौरान यानी एसआईआर के दौरान वोटर लिस्ट से 4 से 5 लाख मियां मतदाताओं के नाम हटाए जाएंगे। उन्होंने खुद स्वीकार किया है कि भाजपा सरकार के मियां मतदाताओं को रोकने के लिए पूरा सिस्टम तैयार किया गया है। इसके अगले ही दिन उन्होंने ये भी कहा कि विशेष पुनरीक्षण के दौरान यानी एसआईआर संदिग्ध विदेशियों के खिलाफ 5 लाख से ज्यादा शिकायतें दर्ज कराई गई हैं, जिनमें भाजपा के लोगों की सक्रिय भूमिका रही है। देश भर से ऐसी खबरें लगातार आ रही हैं कि भाजपा से जुड़े लोग खास तौर पर मुसलमानों और विपक्षी वोटरों के नाम कटवाने के लिए फर्जी आवेदन दे रहे हैं। और कई जगह बीएलओ खुद सामने आकर कह चुके हैं कि उन पर दबाव बनाया गया है, धमकाया गया है कि इतने मुसलमानों का नाम काट दो। कुछ जगहों पर तो हालात इतने खराब हो गए हैं कि नाम काटने से इनकार करने पर बीएलओ के साथ मारपीट तक की गई है। और अब जरा बताइए कि अगर इसे अंधेर गर्दी नहीं कहा जाएगा तो फिर क्या कहा जाएगा? यही तो अंधेर नगरी होती है, जहां नियम कानून बेनामी हो जाते हैं और जिसकी लाठी उसकी भैंस चलने लगती है। और अब सवाल सीधा और साफ है, सुप्रीम कोर्ट को और क्या चाहिए कार्यवाही करने के लिए? क्या चीफ जस्टिस सूर्यकांत और देश के राष्ट्रपति इस इंतजार में हैं कि जो कुछ आज वीडियो और बयानों में दिखाया जा रहा है वो सब कुछ कल सरेआम जमीन पर होने लगे? क्या सांकेतिक हिंसा पर चुप्पी इसलिए है क्योंकि असली हिंसा का इंतजार किया जा रहा है? वैसे भी भाजपाई सत्ता पर यह आरोप लगता है कि नफरत, पहचान, धर्म, गाय या किसी और बहाने से भीड़ हिंसा और मॉब लिंचिंग की घटनाएं लगातार हो रही हैं और यही अक्सर ये पूरी चर्चा अपने निष्कर्ष तक पहुंचती है। सवाल हेमंत बिस्व शर्मा के बयान या एक वीडियो का नहीं है, सवाल उस सिस्टम का है जो ऐसी नफरत को बढ़ावा देता है और फिर उस पर चुप्पी साध लेता है। सवाल देश की सबसे बड़ी अदालत से है कि वो कब तक इंतजार करेगी। जब शब्दों से हिंसा उकसाई जा रही है, जब नीतियों से नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा है, तब अगर संविधान का रक्षक भी खामोश रहे तो लोकतंत्र सिर्फ कागजों में बचता है। आज नहीं तो कल ये सवाल अदालत के दरवाजे पर और जोर से दस्तक देगा, लेकिन तब शायद बहुत देर हो चुकी होगी। आज का हमारा और आपका सफर यहीं तक था। कल फिर हाजिर होंगे एक नई स्टोरी के साथ। अगर आपको रिपोर्ट पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए मायने रखती है।